So these are my top few do's and don'ts while going to a gym. क्या नो पेन नो गेन माइंडसेट शोल्डर के लिए एक डेंजरस सोच हो सकती है? Absolutely. क्या एक्सरसाइजेस हार्मफुल फॉर जॉइंट आल्सो? जो भी आप बोल रहे हो वो डिजेनरेटिव प्रोसेस है। जैसे हम एज कर रहे हैं, लाइक एनी कार फॉर एग्जांपल, गाड़ी चलेगा तो टायर खत्म होगा, उसी तरह जॉइंट हम चलेंगे सारा जिंदगी तो जॉइंट में डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे। सो क्या आप ये बता सकते हैं कि अंडर में जो शोल्डर होता है वहाँ पे जो मेन लिगामेंट होता है वो कौन सा है एंड उसका क्या रोल होता है? बट इंडियन लाइफस्टाइल जो भी है, हम लोग मैक्सिमम लोग दूध पीते हैं, सब्जियां खाते हैं, सो डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम इज एडिक्वेट। ट्रैफिक इज आल्सो अ बिग थिंग। ऐसे हमारे पास केसेस आते रहते हैं। मैं आउट ऑफ द मेनी एक केस बता सकता हूँ जहाँ में पेशेंट की भी गलती है, डॉक्टर की भी गलती है, और मे भी दोनों का सिंक में है। सो ये जो डिसलोकेट होता है शोल्डर का, ये मतलब फर्स्ट टाइम क्या एक्सीडेंटली होता है? ऐसा मेन लिगामेंट कुछ नहीं होता, बहुत सारे लिगामेंट होता है। आ जाओ मैं तुम्हें एक मॉडल से समझा। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षिता दास, योर होस्ट ऑफ द डे, एंड आज आप सुन रहे हैं एलेक्सा हेल्थ केयर का एक स्पेशल पॉडकास्ट। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर दीप चक्रवर्ती। वेलकम सर। ही इज वन ऑफ द कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो डॉक्टर दीप, can you say a few lines about yourself? Hi Dishita, thanks for calling me to your podcast. I've been hearing your channel for a long time and it's really nice. Thank you so much. Hello everyone, my name is Dr. Deep and I specialize as an orthopedic surgeon. Most keenly, I am a sports injury prevention surgeon, or we call it arthroscopy surgeon. We are trained to do surgeries and treat people in a keyhole fashion. Other than that, I also do a lot of robotic knee and hip replacement surgeries. This is my key area of expertise as of now. Very amazing actually. So today we are going to talk about shoulder injuries. So sir, shoulder injuries सुनते हैं कि बहुत सारे एथलीट्स को होता है, क्या ये मिथ है? दिशिता जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। शोल्डर इंजुरीज इज ए पैराडाइम जो बचपन से देखते हैं और एडल्ट्स को होता ही है। एथलीट्स बेसिकली अगर देखा जाए, एथलीट्स आर मोर ट्रेन्ड, उनको शोल्डर इंजुरीज कम होते हैं और उनको शोल्डर इंजुरीज हो सकते हैं इन एक्सट्रीम लेवल। अगर बेस लाइन सोचे तो यू मी एज ए कॉमन पीपल वी गेट मच मोर शोल्डर इंजुरीज देन एथलीट पर से। ओके, सो क्या ये आम लोगों को कैसे होता है? अगर आप आम लोगों के बारे में पूछना चाहते हैं तो 2-3 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हाँ. आप खुद एक महिला हो, सो यू आर यूज्ड टू कैरिंग ए बैग ऑन योर शोल्डर। यू आस्क योरसेल्फ, ये जो शोल्डर में बैग कैरी करते हो उसमें फटीग होता है कि नहीं होता है? एब्सोल्युटली हाँ ही बोलोगे आप। सो मेंस में ये फिर कम होता है बिकॉज मोस्ट मेन आर टेयरिंग द डबल स्ट्रैप बैग, तो शोल्डर में वेट्स इक्विवोकल हो जाते हैं। दूसरा चीज देखते हैं कि जो लोग कंटिन्यूअस ड्राइव करते हैं बहुत देर, किसी के 80-100 किलोमीटर ट्रैवल रहता है, स्टेयरिंग में है, इस पे है, अनकंफर्टेबल। ट्रैफिक इज आल्सो अ बिग थिंग। ट्रैफिक इज आल्सो अ बिग थिंग। जो बस एवरीडे बस ड्वेलर है, जो ऐसे पकड़ के खड़े हुए एक कांस्टेंट कोई भी एक पोस्चर में एक जॉइंट को रखोगे तो दैट कैन मिमिक अस पेन, नो डाउट अबाउट इट। ओके, सो क्या आप ये बता सकते हैं कि अंडर में जो शोल्डर होता है वहाँ पे जो मेन लिगामेंट होता है वो कौन सा है एंड उसका क्या रोल होता है? ऐसा मेन लिगामेंट कुछ नहीं होता, बहुत सारे लिगामेंट होता है। आ जाओ मैं तुम्हें एक मॉडल से समझाता हूँ। तो ये है अपना एक शोल्डर जॉइंट, इसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं, इसको क्लेविकल बोलते हैं, इसको स्कैपुला बोलते हैं। ये आगे की तरफ है ये बोन, ये स्कैपुला है हमारे पीछे की तरफ, और ये शोल्डर है अपना आर्म। शोल्डर जॉइंट इंट्रिंसिकली एक बहुत ही अनस्टेबल जॉइंट है और इसको बचाने के लिए मल्टीपल लिगामेंट्स, कैप्सूल, मसल्स का रोल होता है। एक भी लिगामेंट दूसरे लिगामेंट को हमेशा हेल्प करता है टू स्टेबलाइज द शोल्डर। कोई भी एक कारण से अगर एक लिगामेंट इंजूर हुआ तो दूसरा लिगामेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका बैलेंस खराब हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए ग्लोबली हेल्थी शोल्डर रेदर देन जस्ट वन पार्ट ऑफ द शोल्डर बीइंग वेरी हेल्थी। अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास कुछ की लिगामेंट्स होते हैं, बेसिकली इसको हम रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं, एक जब ऊपर की तरफ आता है। सो दिस आर मसल्स व्हिच हैव अराउंड 8 mm to 10 mm ऑफ गर्थ, माने मोटापा, एंड दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड दिस स्कैपुला। और यही मसल्स हैं जो हमारे शोल्डर को ऊपर भी लेके जाता है, अंदर या बाहर की तरफ घुमाने में हेल्प करता है। अदर देन दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड द बाइसेप्स टेंडन। ये जो बाइसेप्स मसल देखते हैं हम लोग, इसका ओरिजिन शोल्डर के अंदर से होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रोन फॉर इंजुरीज। जैसे देखा जाए तो इसमें और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अब बोर हो जाओगे सुनते सुनते साइंस को, लेकिन हाँ, दिस आर द की स्ट्रक्चर्स दैट आर हेल्पफुल।
देयर आर नीडेड टू बी नोन। उसके ऊपर यहाँ में काफी सारे और मसल्स आते हैं, जैसे हम लोग डेल्टॉइड बोलते हैं, पेक्स बोलते हैं, टीवीस वगैरह बोलते हैं। सो ये सब मसल्स और बैलेंस को बनाते हैं और शोल्डर को अच्छा दिखने में हेल्प करते हैं। दैट आंसर्स। Yeah, that was a very good information for everyone, I guess. Yeah. So sir, एक क्वेश्चन था कि अपने जो अपना करियर था, टोटल करियर में एक ऐसा शॉकिंग केस आप बताइए जो बहुत ही लाइक शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग हो फॉर द ऑडियंस। दिशिता, तुम मेले में गई होगी है ना? हाँ. मेले में जाके देखते छोटे छोटे बच्चे हाथ ऐसे घुमा देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, हाँ. जॉइंट पाथा घुसा देते हैं, देखने में अजीब सा लगता होगा। मैंने इवन डांस में देखा है, बी बॉइंग करते हो। हाँ, तो ये लोग कहाँ से घुस जाते हैं। सो ये बचपन में मैंने भी देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि इन्होंने ट्रेन कैसे हुए। बेसिकली ट्रेनिंग नहीं होता। सो सम ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव समथिंग कॉल्ड हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम। तो उनका जॉइंट इंट्रिंसिकली घूमता है। तो ऐसा एक बार हुआ कि इसी तरह की एक बच्ची जो बड़ी हो गई है, जो नाउ शी इज अराउंड 30-35 और वो काम नहीं करती। सी सडनली कम्स टू मी, सर मेरा शोल्डर इतना घूमता है, आप मुझे इसको ठीक करके दो। उसी समय हाथ रख दिया। तो हमारे किताबों में लिखा जाता है कि इन तरह के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना हमेशा फेलियर ही होगा। सो समझा पाया मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दोस आर वेरी डिफिकल्ट पेशेंट्स। उनको ठीक नहीं करना है, उनको वो जो है वो भगवान की देन है, उसको वैसा ही रहना। क्या ऐसा कोई एक केस है जहाँ पे इंजरी रिलेटेड कोई भी आपने केस सॉल्व किया है विच वाज वेरी लाइक सरप्राइजिंग? ऐसे हमारे पास केसेस आते रहते हैं। मैं आउट ऑफ द मेनी एक केस बता सकता हूँ जहाँ में पेशेंट की भी गलती है, डॉक्टर की भी गलती है और मैं भी दोनों का सिंक नहीं बना। सोचिए कि आपका शोल्डर डिस्लोकेट किया होता है, यंग लाइफ में होता है, बॉक्सिंग खेलने जाते हैं, कराटे खेलने जाते हैं, शोल्डर काफ़ी पेशेंट है जिनका एक बार शोल्डर डिस्लोकेट हुआ। तो ये शोल्डर डिस्लोकेशन के बाद वो डॉक्टर से मिला नहीं, और जब मिला डॉक्टर वॉज नॉट ट्रेन्ड इनफ टू डू ए स्पेसिफिक शोल्डर रिलेटेड सर्जरी। तो उन्होंने क्या क्या बोला कि आप रिहैब करते रहो, शोल्डर घुमाते रहो। तो ये बंदा एक बार शोल्डर डिस्लोकेट किया, फिर दूसरी बार गया कराटे खेलने, दूसरी बार फिर डिस्लोकेट किया, फिर वो तब तक वो इतना ये हो चुका था अपना शोल्डर खुद ही घुमा कर रिड्यूस कर लेता था। अब ये चलता रहा। वो जब मेरे से मेरा बाय द टाइम ही वाज 40 टाइम्स डिस्लोकेटेड उसका शोल्डर। वो बोलते हैं सर मैं तो ऐसे ही रात को खुल जाता है, फिर मैं घुसा देता हूँ। तो ये बात मैं इससे स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ कि वो जो इनिशियल डिस्लोकेटर्स शुड ऑलवेज गो एंड मीट अ डॉक्टर, बिकॉज इनिशियली कुछ भी अगर सर्जरी वगैरह लगे तो बहुत छोटी चीज़ होती है, आराम से कर दिया जाता है। जब इस तरह का 40-50 बार डिस्लोकेटर्स आते हैं तब उनका सर्जरी भी बड़ा होता है, टेक्निकल स्किल्स भी ज़्यादा होते हैं और ठीक होने का चांसेस भी कम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी। सो ये जो डिस्लोकेट होता है शोल्डर का, ये मतलब फर्स्ट टाइम क्या एक्सीडेंटली होता है? फर्स्ट टाइम एक्सीडेंटली हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, आपस में लड़ लिए हो सकता है, सडनली गाड़ी चला रहे हो, जर्क लग गया हाथ से, बॉडी आगे चला गया, हाथ पीछे रह गया, तब शोल्डर डिस्लोकेट कर जा सकता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ हम लोग के शोल्डर का जो स्क्रू होता है वो ढीला हो जाता है फर्स्ट टाइम में एंड नेक्स्ट टाइम से वो ढीला होता रहता है जब तक वी डोंट फिक्स इट थ्रू सर्जरी? ओके, सो जिम जाने वाले लोग अक्सर ना गलत फॉर्म यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा एक कॉमन जिम एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा शोल्डर लिगामेंट को डैमेज करते हैं एंड वो बढ़ते बढ़ते रिस्क की तरफ जाता है? तो अगर खाली जिम गोअर्स के बारे में बात करें तो हम लोग भी जितने भी पेशेंट्स आते हैं हमारे, मैक्सिमम होते हैं कि उन लोगों को छोटे टाइम में ज़्यादा अचीव करना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, अभी इन्वेस्ट किया कल पैसा दुगना हो जाए। वो इनिशियली जाते हैं हेवी वेट्स करना शुरू करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। जिम गोअर्स को हमेशा ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा बॉडी अगर पहले से फॉर्म में तो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट टाइमर्स शुड ऑलवेज गो एंड स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड कैलिस्थेनिक्स। अपने बॉडी का वजन को ही आप लोड की तरह यूज करो। सडनली जाके लोड मार देना, ये कर देने से बहुत इंजुरीज ज्यादा आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, शोल्डर रिलेटेड के बोलो ओवर द हेड एक्सरसाइज। हम कितने सारे एक्सरसाइज करते हैं हाथ को नेक के पीछे, ओवर द हेड एंड ओवर द नेक एक्सरसाइज। मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज नहीं करना बेटर है। देयर आर सो मेनी अदर एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू एंड अवॉइड वन। सो अगर देखा जाए, एक किताब है, किताब में सब चैप्टर तो आपको कभी पसंद नहीं आता। सोचिए कि जिम में भी बहुत एक्सरसाइजेस है, कुछ एक्सरसाइजेस आपको पसंद नहीं आना चाहिए, ताकि ये ओवर द हेड एंड नेक एक्सरसाइज अवॉइड कीजिए, आपके शोल्डर्स को चोट कम पहुंचे। क्या नो पेन नो गेन माइंडसेट शोल्डर के लिए एक डेंजरस सोच हो सकती है? ये सवाल का आंसर उधर ही है। देखिए, कोई भी जिम और एथलेटिक उनका यंग लोग यही चाहते हैं कि उनका गेन ज़्यादा हो, तो जाते ही उनको वेट्स करना शुरू कर देना है। तो वो वेट जब ले रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड मसल बर्न का पेन, वो अच्छा लगता है बॉडी को। बट कुछ लोग क्या करते हैं ना, अनइवन फॉर्म, बैड पोस्चर की वजह से दे विल स्टार्ट गेटिंग दिस एंटीरियर शोल्डर पेन। उसके बाद भी करते ही जा रहे हैं।
बिकॉज बॉडी पुश कर रहा है, एड्रेनलिन है बॉडी में तो उस समय पुश कर रहा है। फिर जब घर वापस आते हैं तब उस दिन भी दर्द नहीं होती, दर्द होता है 2 से तीसरे दिन, उसके बाद ना हाथ उठ रहा होता है ना कुछ कर रहा होता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर, और तुम्हारा बॉडी अभी यूज टू नहीं है उस वेट के लिए, वो वेट उस समय नहीं करना चाहिए। तभी वो लोग आते हैं, फिर डॉक्टर से दवाई लिखवाते हैं, फिजियो कराना शुरू करते हैं, बट ये सब अवॉइडेबल है ना, ये समझा पाया शायद। फर्स्ट पार्ट में अवॉइड करना चाहिए। तो अभी के जो जनरेशन में आपने जैसे अभी बोला जिम गोइंग्स को, वो लोग बहुत हेवी लिफ्टिंग करते हैं, क्या ये करना चाहिए? हेवी लिफ्टिंग तो करना चाहिए बट डे 1 पे नहीं। लोग हेवी अच्छे बॉडी जिम्नास्ट या बॉडी बिल्डर जो बने 1 साल में जाके बनते हैं, और उसमें भी बातें ये होती है, जैसे मैंने आपको शोल्डर मसल बोला, तो शोल्डर मसल में हर जगह का एक्सरसाइज करना पड़ता है। एंटीरियर डेल्टॉइड्स है, पोस्टीरियर डेल्टॉइड्स है, मेन डेल्टॉइड बल्क है, उसके अंदर रोटेटर कफ मसल्स है। तो यूजुअली क्या करना है कि इनिशियली जाके अपने बॉडी को वार्म अप करो, 10 मिनट तुम कार्डियो करो, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करो, बॉडी को वार्म अप करो। और जब भी तुम ये सब कर रहे हो तब तुम एक बैलेंस बनाओ। बहुत ऐप्स है जो हमको बताते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज कब करना चाहिए, इसको इसके साथ मिक्स करना चाहिए कि नहीं। अपना बुद्धि मत लगाओ और यूज ऑल दिस एप्स और मे बी ये ट्रेनर पर से टू गाइड यू कि आज ये सब एक्सरसाइज करेंगे, आज ये सब नहीं करेंगे, ताकि मसल ओवरलोडेड ना हो, ओवर फैटिक ना हो और बैलेंस बना रहे। खाली एक साइड का एक्सरसाइज करोगे, पीछे का एक्सरसाइज नहीं करोगे, शोल्डर इंजुरी होगा, शोल्डर ड्रूपिंग होगा, राउंडेड कॉन्टूर्स हो जाते हैं शोल्डर के। तो ये सब देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ट्रीटमेंट तो बहुत डिफिकल्ट। ओके, सो जिम बिगिनर्स के लिए आपके टॉप 5 टिप्स क्या रहेंगे? मेरे हिसाब से अगर कोई भी जिम जिंदगी में पहली बार शुरू कर रहा है, भाई थोड़ा पैसा खर्चा करो, 1-2 महीने एटलीस्ट ट्रेनर रखो। ट्रेनर का काम ही होता है कि वो तुमको ना पोस्चर सिखाएगा। एक बार तुम पोस्चर समझने लग जाओ, कितना वेट से काम करना है सीख जाओ, उसके बाद तुम फॉर्म में चले आते हो, फिर तुम गलती नहीं करते हो। सो मैक्सिमम जिम ड्रॉप आउट से पहले 1-2 महीने में ही होते हैं, बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर, बैड मेंटालिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग। उसके बाद जाते नहीं, मैक्सिमम लोग 1 साल की मेंबरशिप देते फिर पहुंचते नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। तो सर, आपके एक्सपीरियंस में एक छोटी सी गलती जिम में 1 साल का दर्द बन सकती है, इसके बारे में आपका क्या राय है? जिशिता, मैं तुम्हारे इस सवाल को डूस या डोंट्स में रिप्लाई करूंगा, ठीक है? तो दिस आर माय टॉप फ्यू डूस एंड डोंट्स व्हाइल गोइंग टू अ जिम। नंबर 1, जिम जाते समय हमेशा 5 से 10 मिनट आप प्लीज यार कार्डियो करो, या अपने बॉडी को वार्म अप करो, उससे आपका बॉडी रनिंग रहता है, तो क्या एक्सरसाइजेस आपको हर्ट नहीं करती। नंबर 2 है कि शोल्डर रिलेटेड एक्सरसाइज में इनिशियली स्टार्ट विद बैंड रिलेटेड एक्सरसाइज इंस्टेड ऑफ बैंड्स आर बिकॉज यू नो दे कंट्रोल्ड एक्सरसाइज किट्स इंस्टेड ऑफ डूइंग वेट्स, क्योंकि आपका दोनों हाथ का वेट पावर वगैरह डिफरेंट रहता है। तो इनिशियली स्टार्टिंग विद द बैंड इज अ वेरी गुड आइडिया। नंबर 3 है कि आप जब भी गलत पोस्चर से कर रहे हो तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा पुश या पुल एक्टिविटीज को हमेशा बैलेंस आउट किया कीजिए। सोचिए कि आपने डंबल्स पुश किया तो आपने रोइंग किया, तो उससे पुश और पुल हमेशा बैलेंस रहता है। और वेट्स हमेशा, अगर आप यूज टू हो जाए अगर वेट से कर रहे हैं, और हमेशा प्रोग्रेसिवली वेट करें। ऐसा नहीं कि आज मैंने 5 किलो से किया, अगले जिम डे में मुझे 7, 7.5 या फिर 10 किलो से करना है। ऑलवेज गिव योर बॉडी सम टाइम। कमिंग टू डोंट्स अलोन, डोंट्स में काफ़ी सारे चीज़ें हैं। नंबर 1 ये समझना पड़ेगा कि अगर हम जिम जा रहे हैं तो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं मसल्स का, जॉइंट्स का नहीं। तो जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग टर्मिनल एक्सटेंशन और टर्मिनल फ्लेक्शन को हमेशा अवॉइड करेंगे, हमेशा मिड रेंज में ही काम करेंगे। ये अप्लाई करते हैं घुटनों के लिए भी। हमेशा जब भी वेट्स वगैरह उठा रहे हैं, घुटना थोड़ा सा फ्लेक्स लेना चाहिए। इससे क्या है, जॉइंट में अनवांटेड लोड नहीं गिरती और जॉइंट डैमेज नहीं होता। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जब भी शोल्डर का कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो तब एल्बो का हमेशा काम आता है। तो गलत पोस्चर से आपका शोल्डर का एक्सरसाइज करते हुए एल्बो में दर्द हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ऑन द पोस्चर व्हाइल यू आर डूइंग इट। सो ऑलवेज हायर अ ट्रेनर और डू इट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर सो दैट इट विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। थर्ड होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब पेन अगर हो जाए तो उसको बंद कर देना है। डोंट बी जुवेनाइल, डोंट बी ए टीनेजर एंड थिंक ये पेन अच्छा है और करते रहेंगे। और फोर्थ, पेन्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस एट टाइम। जब भी आपको इस तरह की इंजुरी हुआ हो, छोटा भी पेन हो, अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा हो, इट इज फार बेटर टू कंसल्ट ए ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर पेन स्पेशलिस्ट जो आपको फर्दर अच्छी तरह से गाइड कर पाए कि आगे क्या करना है। So this is what I would love to share with you. Okay, I would take out one thing from your answer. आपने अभी कहा मसल्स का लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ऑफ जॉइंट। क्या एक्सरसाइजेस हार्मफुल फॉर जॉइंट ऑल्सो? नहीं, ऐसा नहीं सोचते। एक्सरसाइज, सी दिस इज ए ग्लोब,
ग्लोब में पानी भी है, अर्थ भी है। तो एक्सरसाइज जॉइंट्स का नहीं होता, जॉइंट इज अ बोनी स्ट्रक्चर। एक्सरसाइज करते हैं मसल्स का, ताकि मसल्स अपने जॉइंट्स को पावरफुल रख सके, जॉइंट डिग्रेडेशन कम तो जॉइंट हम लोग बहुत बार सुने, जॉइंट लग के अगर ज्यादा हम लोग वॉकिंग करते हैं अपने इस एज पे, तो बाद में जाके हम लोग ये फेस करते हैं। सो ज्यादा जॉइंट क्रैशिंग हो जाने से वो खो जाता है, हम लोग सुने। क्या ये जो भी आप बोल रहे हो वो डिजेनरेटिव प्रोसेस है। जैसे हम एज कर रहे हैं, लाइक एनी कार फॉर एग्जांपल, गाड़ी चलेगा तो टायर खत्म होगा, उसी तरह जॉइंट हम चलेंगे सारा जिंदगी तो जॉइंट में डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसको बचाने का ही टेक्निक है कि जॉइंट के इर्द गिर्द के मसल्स को पावरफुल रखना। उसके वजह से जॉइंट और कैल्शियम प्रोटीन इनटेक करने से भी वो, अगर तुम जानना चाहती हो कैल्शियम के बारे में, यस, बॉडी में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम का जरूरत है। बट इंडियन लाइफस्टाइल जो भी है, हम लोग मैक्सिमम लोग दूध पीते हैं, सब्जियां खाते हैं, सो डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम इज एडिक्वेट। अब कुछ कंडीशंस है जिसमें डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम इनएडिक्वेट है, कुछ बीमारी प्रोसेस होता है, वो बुखार आ गया, एक्सवाइजेड बीमारी हो गई, उस समय कैल्शियम के ऐसे सप्लीमेंट्स के हिसाब से देखा जाना चाहिए। या फिर कभी भी आपका बॉडी में पेन के लिए कैल्शियम नहीं लेना, या दूसरे कारणों के लिए हम लोग कैल्शियम सजेस्ट करते हैं। वंस यू आर एजिंग, देन मेटाबॉलिज्म बॉडी से जो भी खा रहे हो ना, उसको हम लोग एब्जॉर्ब करने का क्षमता घट जाता है। उस समय में हम लोग को कैल्शियम लेना चाहिए। जैसे तुम यंग हो, तुम्हारा एब्जॉर्प्टिव पावर अच्छा है, तुमको मैं कभी नहीं दूंगा कैल्शियम, लेकिन सेम एक ओल्ड एज है तो मैं आपको कैल्शियम खाने का रिकमेंड करूंगा। सो लिगामेंट इंजरी होने के बाद लोग अक्सर रेस्ट लेके ठीक होने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लेना जरूरी है? ये चीज हम लोग चाह के भी चेंज नहीं कर सकते निशिता जी, बिकॉज ऑब्वियसली कोई इंजरी के बाद रेस्ट इज ए पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। लेकिन ये रेस्ट कितने दिन लेना चाहिए, ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको अच्छे से बता पाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ इंजुरीज काफी छोटी मोटी होती है, इवन आई गॉन थ्रू सच इंजुरीज और दे रिकवर वेल, बट वंस द थिंग्स आर नॉट रिकवरिंग, इट्स फार बेटर टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। इसमें हमारा फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है। तो फिजियोथेरेपी करके, तो मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट आर वेरी ट्रेन्ड, दे नो कि ये वाला मसल कौन से एंगल में फायर करता है। आप बोलोगे कि ऐसा फायर करता है, लेकिन ये मसल ऐसा फायर करता है, ये एंगल्स उनको बताए, तो वो आपको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बहुत इजी कर देते हैं, स्मूथन आउट कर देते हैं। और आपका जो डिजीज प्रोसेस है, बहुत लोग आते 6 महीने बाद, 6 महीने से ठीक नहीं हो रहे, यही प्रॉपर गाइडेंस, थेरेपी, डॉक्टर के हेल्प से हम लोग शॉर्टन आउट कर सकते हैं। सो शोल्डर लिगामेंट डैमेज के बाद पेशेंट इग्नोर करते हैं एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस काफी सारे होते हैं। टू स्टार्ट, मोस्टली विद पीपल हु कम, दे उनका शोल्डर अगर सोच की इंजरी हुआ तो दे कम विद स्टिफ शोल्डर, मतलब उनका हाथ उठ नहीं रहा, कोई ओवरहेड एक्टिविटीज कर नहीं पा रहे, मुश्किलें हो रही, लेकिन मैनेज किए जा रहे हैं। तो दिस आर द लॉन्ग टर्म, जो हम लोग इनिशियली अगर हमारे पास आते तो हम लोग डायग्नोज करके आपको ये स्टेज अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ये है फायदा। और सर्जरी और फिजियोथेरेपी, कौन से केसेस में सर्जरी अनअवॉइडेबल हो जाती है शोल्डर लिगामेंट डैमेज के बाद? ये समझना बहुत जरूरी है कि शोल्डर लिगामेंट डैमेज ऐसा नहीं, इट्स नॉट ए लाइक व्हाइट and black, there is a lot of gray in between. Ligament damage can be grade 1, small partial tear या फिर full tear वगैरह के केसेस में यूजुअली फिजियोथेरेपी काम नहीं करता। बट पार्शियल टीयर्स में, जो दैट इज द मेजॉरिटी सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन जिसके छोटा मोटा इंजरी है, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत योगदान है। वेयर एल्स इफ देयर इज अ कंप्लीट टीयर, दिस साइंटिफिक गाइडलाइंस, अगर कुछ हम कंप्लीट टीयर दिखा तो डेफिनेटली सर्जिकल प्रोसेस विल ऑलवेज बेनिफिट यू द मोस्ट। Thank you so much. Thank you for the greatest information you have given in this podcast. Thank you for having. Thank you so much for having me here, Dishita. It was amazing to be a part of this. Thank you. Thank you for watching this video. If you like this video, do like, share and subscribe to our channel.